जय हिंद। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा +1 +2 में नॉन मेडिकल लेता है या कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या इंजीनियरिंग जस्ट कंप्लीट कर चुका है और उसको क्लियर है अपने माइंड में कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना है और फिलहाल के लिए मुझे कुछ अपना भी स्टार्ट नहीं करना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब करनी है। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकता है उसने ये डिसाइड किया हो, बट उसको क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी मुझे हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे एंट्री करनी है। तो उसके सामने क्लियरली दो ऑप्शंस होती हैं, एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, दूसरा सिविल सर्विसेज का एग्जाम। तो ऐसे केस में ऐसे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको ऑप्ट करें, किसकी तैयारी करें। अगर एक बच्चे ने सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑप्शनल अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं लिया है तो ऐसे केस में दोनों का सिलेबस ओवरलैपिंग नहीं होता है। अगर आपने ऑप्शनल सिविल सर्विसेज में अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ले लिया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो ऐसे केस में सिलेबस ओवरलैपिंग हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि ठीक है, मैं दोनों एग्जाम देके देख लेता हूँ, बट ऐसे केस बहुत कम होते हैं। मोस्टली बच्चे सिविल सर्विसेज में ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल की तरफ चले जाते हैं, इंजीनियर्स भी ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे केस में बच्चा कैसे डिसाइड करे कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगी। इन टूडे सेशन आई विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कंफ्यूजन सो दैट दिस कंफ्यूजन कंप्लीटली वैनिशेस फ्रॉम योर माइंड। देखो, जब भी कोई बच्चा +1 +2 में नॉन मेडिकल लेता है, मोस्टली बच्चे इस हिसाब से लेते हैं कि ठीक है, मुझे इंजीनियर बनना है या मैथ फिजिक्स में मुझे शौक है, बट उनको ये नहीं पता होता इंजीनियरिंग में जाके किस टाइप की पढ़ाई होगी एग्जैक्टली। जब बच्चा इंजीनियरिंग में एंटर करता है तो उसके बाद कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट पड़ जाता है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर, उनको मजा आता है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के और उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, इसमें मुझे मास्टरी भी करनी है, कुछ PhD की तरफ भी चले जाते हैं। मतलब बच्चों को इस तरह की कुछ को फीलिंग आती है कि ये चीज़ें मैं थ्रू आउट माई लाइफ में पढ़ सकता हूँ। और कुछ बच्चे, मैं कहूँगा मेजॉरिटी बच्चे, जब इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं उनको लगता है यार ये तो पढ़ाई टोटली डिफरेंट है +1 +2 से। ठीक है, अब मैं इसमें एंटर कर गया हूँ, मुझे ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करनी है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, तो किसी तरह काट लेते हैं, सेमेस्टर में किसी तरह मार्क्स ले आते हैं और इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये माइंडसेट होता है। अगर आप इस सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जो किसी तरह अपनी इंजीनियरिंग बस कंप्लीट करके आए, उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बना कभी भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में, ना उनको मजा आता था वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए, तो आपके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ सिविल सर्विसेज की तरफ देखो। उसका कारण ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाओगे, पहले तो आपको अपनी प्रिपरेशन में अपने कोर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, उन पे मास्टरी करनी होगी। दूसरी बात, जब आप इस सर्विस में एंटर भी करोगे तो थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर करियर, आपका जो काम होगा आपकी कोर इंजीनियरिंग के सराउंडिंग ही होगा। आपको टेक्निकली अच्छा होना चाहिए, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आपके लिए आपका करियर ही बोझ बन जाएगा, आपकी सर्विस ही बोझ बन जाएगी, तो आपके लिए फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्लियरली सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में जाके ठीक है, मुझे ग्रेजुएशन अपनी पास करनी है, उस टाइम इंटरेस्ट से नहीं पढ़े, बट अगर वो इंटरेस्ट से पढ़े तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। वो आपको असेस करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। ये तो बात हो गई इस केस की। अब दूसरा केस है उन बच्चों का जिनका कोर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और अब वो कंफ्यूज हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करें या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें। अब ऐसे बच्चों के लिए हमें सर्विसेज में कंपैरिजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है, कि उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सी चीज बेटर रहेगी। आप मान लो दोनों चीजें आपके लिए बराबर है, आप कहते हो ठीक है, मैं ये भी एग्जाम दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, मुझे बताओ मेरे लिए सर्विस कौन सी बेटर रहेगी। अगर मैं सिर्फ IAS की बात करूं, प्रॉपर IAS की, मैं अलाइड सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं। सिविल सर्विसेज के थ्रू आपको पता है बहुत सारी ग्रुप ए सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है, इसी तरह इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू बहुत सारी ग्रुप ए सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है। मैं IAS वर्सेस अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं, एक ऐसे बच्चे के लिए जो कि दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में कंफर्टेबल है और सारी जिंदगी वो टेक्निकल जॉब में भी काम कर सकता है, तो ऐसे केस में ऐसे बच्चे को IAS के लिए ही ट्राई करनी चाहिए। ऐसा बच्चा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी ट्राई कर सकता है, प्रोवाइडेड वो IAS के अंदर ऑप्शनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ले रहा है। मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, तो आप IAS के अंदर ऑप्शनल अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो आप बहुत इजीली एग्जाम भी निकाल सकते हो, इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपके लिए दोनों ऑप्शंस खुली रहेंगी। बट अगर मैं सर्विस की बात करूं
तो अनडाउटेडली आपको आईएएस के लिए ऑप्ट करना चाहिए। उसका कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में हमें पता है कि कोई बच्चा जब गवर्नमेंट जॉब में एंटर करने की सोच रहा है वो किन वजह से कर रहा है, और वो सारी वजह जो है उसको यहाँ पे ही फुलफिल होती दिखेंगी। कल अगर वो बच्चा सोचेगा कि ठीक है मैं आईएएस बनने के लिए भी लायक था और इसमें मैंने एंटर करा है, कल जब वो आईएएस से इन जॉब इंटरेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं वो फील करेगा कि यार इन लोगों की जो प्रेजेंस है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो डाइवर्सिटी है इनकी जॉब के अंदर, जो इनका एक एक्सपोजर का लेवल है, वो कहीं ना कहीं हमसे काफ़ी ज़्यादा है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या है कि आपको एक डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है। थ्रू आउट योर करियर आप उस डिपार्टमेंट में डेडिकेटेडली काम करोगे, अनलेस आप बीच में डेपुटेशन पे चले गए कुछ टाइम के लिए किसी और डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस लेने, वो बात अलग है, बट मेनली आप एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट में ही काम करोगे। जबकि आईएएस में हमें पता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है, और सबसे एक जो बड़ा फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि यहाँ पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा है। एक आम बंदे को भी पता होता है कि एसडीएम, एडीसी, डीसी कौन होता है, आईएएस कौन है, हर बंदे को पता है। क्यों? क्योंकि जनरल पब्लिक को काम पड़ता है इन लोगों से, इनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट से लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली काम पड़ता है। जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आम जो पब्लिक है उनको बहुत रेयरली उनसे काम पड़ेगा, या उनका इंटरेक्शन इन ऑफिसर्स के साथ बहुत रेयर होगा। तो पब्लिक इंटरेक्शन का लेवल, पब्लिक प्रेजेंस जो है उसका कोई मैच नहीं होता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आईएएस की, अभी हम अलाइड सर्विसेज पे भी आएंगे। अब मैं बात करूँ अगर आईपीएस की, तो अगेन वो जो पब्लिक रिकॉग्निशन वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हावी रहेगा। हर बंदे को पता है एसपी कौन होता है, एसएसपी कौन होता है, एसीपी कौन होता है, सबको पता है। इन सर्विसेज की जो एक पब्लिक अवेयरनेस है वो कम है, लिमिटेड है। अगर कोई बंदा टेक्निकली साउंड है, उसको मजा आता है टेक्निकल काम करने में, उसके लिए बहुत अच्छी सर्विस है, अनडाउटेडली बहुत अच्छी सर्विस है। एंट्री पे स्केल एट पार विद आईएएस ही है, अलाइड सर्विसेज के बराबर का ही एंट्री पे स्केल है। और जहाँ अगर हम बात करें पर्क्स की और जो बाकी फैसिलिटीज हैं, तो वो जैसे कि आईएएस या उसकी अलाइड सर्विसेज में अलग अलग सर्विसेज में वेरी करती हैं, और विद इन अ सर्विस भी अलग अलग पोस्टिंग्स पे वेरी करती हैं, अलग अलग स्टेशंस पे वेरी करती हैं। वैसे ही इसमें है, बहुत इसमें सर्विसेज ऐसी हैं जहां आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत पर्क्स, बहुत अलाउंसेस अच्छे अच्छे मिलेंगे, बट कुछ ऐसी पोस्टिंग्स भी होंगी जहां आपको बहुत कम मिलेंगे। ये सारी सर्विसेज में एक प्रॉब्लम रहती है। हाँ, आईएएस आईपीएस ऐसी पोस्ट अगर आप देखो, वहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट के अंदर वो एक फैसिलिटीज एक लेवल के ऊपर तो मिलती हैं, उससे ज़्यादा हो सकती हैं अलग अलग पोस्टिंग्स पे, बट एक लेवल तक तो आपको मिलती हैं मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग्स पे। अब अगर हम बात करें बाकी की सर्विस की, अगर आईआरएस आईटी की मैं बात करूं, इनकम टैक्स की, अब इनकम टैक्स भी एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मल पब्लिक को पता होता है इनकम टैक्स के बारे में, तो यहाँ पे भी एक पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंजीनियरिंग सर्विसेज। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, मेजॉरिटी के केसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वो ये है कि आपकी जॉब की पब्लिक रिकॉग्निशन कितनी है। मतलब आम बंदे को आपके डिपार्टमेंट के बारे में, आपकी जॉब के बारे में कितना पता है, उसको कितना काम पड़ता है उस डिपार्टमेंट से। सो वो फैक्टर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इन तीन सर्विसेज में काफ़ी हद तक है। वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में, या मैं कहूं बाकी की जो आईएएस की अलाइड सर्विसेज हैं, इसकी जो अलाइड सर्विसेज हैं, अलाइड सर्विसेज कौन सी होती हैं? जिनका रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही हुआ है और ग्रुप ए सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल IDAS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, IDES, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये सब के सब जो हैं अलाइड सर्विसेज हैं। और भी इसके अलावा बहुत है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ये सब की सब अलाइड सर्विसेज हैं, ग्रुप ए सर्विसेज हैं। बट अगर आप इन सर्विसेज की बात करोगे तो एक आम बंदे को इन सर्विसेज वाले ऑफिसर से बहुत रेयर केस में इंटरेक्शन करने को मिलता है, या बहुत हम कह सकते हैं रेयर केस में इनसे काम पड़ता है। तो आम बंदे को नहीं पता चलता कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस कौन सी है, इंडियन ट्रेड सर्विस कौन सी है। इवन IRS कस्टम्स की अगर हम बात करें, बहुत अच्छी सर्विस है, बट इनकम टैक्स के कंपैरिजन में जो पब्लिक रिकॉग्निशन है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है या कस्टम से रिलेटेड जिनको काम है उनका इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा। एक आम बंदे को इनसे काम बहुत कम पड़ता है, इनकम टैक्स वालों से बहुत पड़ता है।
तो ये फैक्टर देखने होते हैं, ये जरूरी फैक्टर हैं, ये आपको देखना है आपके लिए कितना मैटर करता है। इन सर्विसेज को मैं इसके कंपैरिजन में रख सकता हूं। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हैं वो जो आईएएस की अलाइड सर्विसेज हैं, इन 3 सर्विसेज को छोड़ के वो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही हैं। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इसके थ्रू भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर आपको डिपार्टमेंट अलॉट होता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस, योर रैंक। तो आप इनको बराबर तोल सकते हो, बट इनको एक साइड रख सकते हो। वो भी तब अगर आपके लिए जो मैंने अभी फैक्टर डिस्कस किया वो मैटर करता है। अगर मैटर नहीं करता, आपको एक चीज है कि मेरा तो पैशन है टेक्निकल फील्ड में काम करना, फिर तो अनडाउटेडली ये है। एक इसका बहुत एक बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूं। प्लस पॉइंट ये है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करोगे और जो काम करोगे वो आपके फील्ड से रिलेटेड होगा, जिसमें आपने ग्रेजुएशन की होगी, जिसमें आपकी मास्टरी होगी, जिसके रिगार्डिंग आपको वास्ट नॉलेज होगी, तो आप टेक्निकली साउंड हो उस फील्ड के लिए, तो आप बहुत एफिशिएंटली काम करोगे प्रोवाइडेड आप उस फील्ड को प्यार करते हो। अब यहां इन सर्विसेज में क्या होता है, इवन मैं आईपीएस की बात कर लूं, इनकम टैक्स की भी बात कर लूं, इन सर्विसेज की बात कर लूं, यहां क्या होता है कि आप मान लो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, आपको मिल गई इनकम टैक्स, आपका मैथमेटिक्स से, कॉमर्स से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, बट अब ट्रेनिंग में ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको एग्जाम भी पास करने पड़ेंगे और पूरी जिंदगी इससे रिलेटेड काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऊपर आईआरएस इनकम टैक्स का टैग तो लग गया, बट ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो कि आपने कभी पढ़ी भी नहीं थी, और हो सकता है आपने +1 +2 में अपनी ग्रेजुएशन में चीजें अवॉइड की हो, बट अब आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसी तरह से आईपीएस के लिए लॉ से रिलेटेड नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मैं अगर अपनी सर्विस की बात करूं, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस की, यहाँ पे लॉ की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको बहुत से कोर्ट केसेस डिफेंड करने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, लेकिन मुझे वो चीज करनी पड़ती है क्योंकि सर्विस वो चीज डिमांड करती है। इसी तरह से कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो लॉ है वो ट्रेनिंग में पूरा पढ़ाया जाएगा। आपकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है या आप कह लो आपकी मेडिकल साइंस है बैकग्राउंड और आप पढ़ रहे हो कॉर्पोरेट लॉ, बट यहां क्या है, जो आपकी इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड ही आप फर्दर उसमें मास्टरी कर रहे हो, जो चीज रिक्वायर्ड है आपके ही फील्ड से रिलेटेड जो चीजें रिक्वायर्ड है उसमें आप मास्टरी कर रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उस बच्चे के लिए जो कि टेक्निकली साउंड है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उस बच्चे के लिए जो कि पसंद करता है अपने फील्ड से रिलेटेड चीजों को पढ़ने में, उनसे रिलेटेड चीजों को इंप्लीमेंट करने में। सो दोस्तों, आई होप आप समझ गए हो कि दोनों सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। पे स्केल का कोई डिफरेंस नहीं है, पब्लिक रिकॉग्निशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो आप अगर इन 3 सर्विसेज के साथ कंपेयर करोगे, बाकी के लाइट सर्विसेज के साथ कंपेयर करोगे तो कोई फर्क नहीं है। फिर आप अपना टेक्निकल वाला जो फैक्टर है वो एक बार एनालाइज करो कि वो आपके लिए कितना मैटर करता है। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं एक जनरल जजमेंट नहीं दे सकता कि ये इससे बेटर है, कि सिविल सर्विसेज इससे बेटर है, वो इससे बेटर है, बिल्कुल भी नहीं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप कंसिडर कर सकते हो वो ये है कि मान लो आपको शौक हो कि मुझे सर्विस में पूरे हिंदुस्तान में पोस्टिंग्स चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, एक जगह मेरी पोस्टिंग रहे, एक जगह के आसपास ही मेरी पोस्टिंग रहे, बट कुछ को शौक होता है कि नहीं, मुझे पूरा हिंदुस्तान देखना है ड्यूरिंग माई सर्विस टेन्योर, तो मुझे ऐसी सर्विस में एंटर करना है जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे पोस्टिंग्स हो। तो ऐसे केस में इंजीनियरिंग सर्विसेज आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, या सिविल सर्विसेज के थ्रू सेंट्रल जो सर्विसेज होती हैं वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपकी ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप आईएएस आईपीएस की बात करो तो आपको कार्डर अलॉट होगा, जो एक बार कार्डर अलॉट हो गया वही रहेगा। अब वो कार्डर आपका होम हो सकता है या आपकी नेबरिंग स्टेट हो सकती है, या हो सकता है बिल्कुल फार अवे हो, बट रहोगे आप मोस्टली उसी में अनलेस एंड अनटिल आप कुछ टाइम के लिए डेपुटेशन पे कहीं आ जाओ। तो ये फैक्टर भी आपको कंसिडर करना है कि ये आपके लिए कितनी प्रायोरिटी है। अगर हम बात करें कि विद इन अ मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्या प्रेजेंस लेवल है, क्या रिकॉग्निशन है इन कंपैरिजन टू वो सर्विसेज जो कि उसी मिनिस्ट्री में सिविल सर्विसेज के थ्रू भरी जाती हैं, तो ऐसे केस में जैसे फॉर एग्जांपल हम रेलवे की बात कर लें, अभी तो खैर सिस्टम चेंज हो गया पिछले कुछ टाइम में, बट पहले जब इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस IRAS, IRPS, इन सर्विसेज का रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज के थ्रू होता था, और IRSE का जो रिक्रूटमेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता है। तो ऐसे केस के अंदर इनकी प्रेजेंस बहुत जबरदस्त थी, बराबर की टक्कर देते थे, बल्कि कुछ केसेस में ज्यादा भी इनके जो ऑफिसर्स थे अलग अलग पोस्टिंग्स के लिए, अलग अलग जो लेवल पे पोस्टिंग्स होती हैं, इन्फ्लुएंशियल जो पोस्टिंग्स होती हैं,
अच्छी पोस्टिंग्स होती हैं। तो ये कोई ऑफिसर्स पीछे नहीं थे। इसी तरह से अगर आप एमओडी की बात करो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो जो एमईएस की प्रेजेंस है वो अच्छी खासी है। अगर आप इंडियन डिफेंस एस्टेट और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के साथ कंपैरिजन करोगे तो इनकी प्रेजेंस भी अच्छी खासी है, इनका डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग है, अपना एक सिग्निफिकेंस है इनका। तो अगर आपस में कंपैरिजन करोगे ना विद इन अ मिनिस्ट्री, तो आप ये नहीं कभी फील करोगे कि हाँ भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो प्रेजेंस है वो कहीं कम है या इनका सिग्निफिकेंस कम है। बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। मेरा अपनी जॉब के दौरान आईएएस या अलाइड सर्विसेज के ऑफिसर्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स से काफ़ियों से इंटरेक्शन होता रहा है। जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है वो यही है कि आईएएस आपको कुछ सेटिस्फाइड मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। अलाइड सर्विसेज वाले कुछ खुश मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। इसी तरह से इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले कुछ सेटिस्फाइड मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो हर इंसान के लिए वेरी करता है। जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो इसीलिए नहीं होते कि उनकी प्रायोरिटीज कुछ और थी, बट वो एक गलत सर्विस में एंटर कर गए जो उनके टेम्परामेंट को सूट नहीं कर रही है, या और भी रीजन हो सकते हैं। बट आपको इवेल्युएट करना है। मैंने आपके सामने पिक्चर रख दी है कि ये एक चीज है, अब आगे आपको इवेल्युएट करना है कि आप क्या करना चाहते हो। अब ये जो अलाइड सर्विसेज वाले भी हैं ये सिमिलर क्यों है इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों से? क्योंकि इनको भी एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट में ही काम करना पड़ता है। ऑल्दो इनकम टैक्स वालों को भी अपने डेडिकेटेड डिपार्टमेंट में ही काम करना पड़ रहा है, बट इनकम टैक्स वालों की पब्लिक रिकॉग्निशन वाला फैक्टर एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और यहां पे आपको एक डिपार्टमेंट में ही काम करना पड़ रहा है और पब्लिक रिकॉग्निशन की भी कमी है। सेम चीज है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट में ही काम करना पड़ेगा थ्रू आउट योर करियर, और पब्लिक रिकॉग्निशन की भी कमी रहती है इन कंपैरिजन टू दीज 3 सर्विसेज। So friends, we will meet soon with another important session. Till then, keep working hard and stay fit and energetic. Jai Hind!